नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। आज हम एक खास कार्यक्रम आपके सामने रख रहे हैं। ये कार्यक्रम है जश्न गणतंत्र का और आज हम बात संविधान की करेंगे। उस संविधान की जिसके लिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर किसी देश का संविधान अच्छा है और उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा हो सकता है, और अगर इसी के उलट अगर संविधान बुरा है लेकिन जो लागू कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं वो लोग अगर अच्छे हैं तो हमारा संविधान अच्छा है। और संविधान पर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो भारत सरकार के कानून मंत्रालय के पूर्व सेक्रेटरी पी.के. मल्होत्रा जी साथ हैं। सर, लॉ स्ट्रीट जर्नल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, हमारे देश में जैसे ग्रंथों पर बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हर एक नागरिक को अपने धर्म की जानकारी होना चाहिए। संविधान भी लोकतंत्र का एक महान ग्रंथ है। फिर भी क्यों जिस पर एक आम आदमी के मौलिक अधिकार लिखे हैं वो जाने, वो समझे कि वो किस राइट्स के साथ इस देश में रह रहा है, वो जानकारी उस तक नहीं पहुंच रही है और ना कोशिश की जा रही है। क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप देश जब 74वां अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है उस समय आप इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने जा रहे हैं, और उसके लिए आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने विचार रखूं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जहां तक आपने इनके संविधान की जानकारी की बात की, कानून की जानकारी की बात की, मैं समझता हूं इनिशियली हमारे यहाँ एक इस तरह की सोच थी, प्रथा थी कि कानून का जानना जो है वो कानून विदों के लिए ही आवश्यक है। साधारण नागरिक कानून नहीं भी जानता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये कहा जाता है कि एवरी पर्सन इज सपोज टू नो द लॉ। हर आदमी को कानून की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे एजुकेशनल करिकुलम में जितनी कानून की जानकारी देने के लिए, ज्ञान देने के लिए शिक्षण संस्थानों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सिलेबस में उस तरह की बातें नहीं डाली गई। जानकारी दी गई, जो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, सिविक्स पढ़ रहा है, उसको तो बताया जाता था, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उसका इस करिकुलम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आई है उसमें स्कूल लेवल पर भी और कॉलेज लेवल पर भी इसमें सुधार किया गया है, और अब लोगों को संविधान की जानकारी पहले से अधिक होने लगी है। और जब संविधान की जानकारी होगी तो मैं समझता हूँ लोगों को अपने अधिकारों के बारे में भी पता चलेगा, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। आपने बात की ग्रंथों की, आपने बात की गीता की, बाइबल की, कुरान की, वो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। लेकिन एक सिटीजन होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के लिए, जैसे आपकी रिलीजियस बुक्स में जो स्थान आपका गीता, कुरान और बाइबल का है, एक भारतीय नागरिक के जीवन में आई थिंक संविधान का जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आपने प्रश्न उठाया, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हर नागरिक के पास होनी चाहिए, और उसके लिए केवल शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, NGO हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी एक कार्य बनता है कि वो नागरिकों को इसके बारे में बताएं कि उनके अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। बिल्कुल सर, अधिकार और कर्तव्य हर नागरिक को जानना जरूरी है क्योंकि संविधान में ये लिखा है। दूसरा सवाल सर ये रहेगा, गीता का सार है सर, कर्म करो और फल की चिंता ना करो, लेकिन संविधान का भी सार है न्याय, समानता, स्वतंत्रता। लेकिन आरक्षण जो इसमें जुड़ गया है, आरक्षण एक वक्त के लिए जुड़ा था, उसके बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि अब आरक्षण को संविधान में अब ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सर वोट बैंक की राजनीति समझिए या कुछ और, आरक्षण को लगातार बढ़ाया गया, न कि ये सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस देश में ऐसा ना बचे जिसे आरक्षण की जरूरत ना हो। लेकिन बावजूद इसके आरक्षण बना हुआ है, बचा हुआ है, बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है, आरक्षण संविधान का हिस्सा है, ये सही है या गलत? देखिए, ये कहना कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है गलत होगा। आरक्षण आज भी संविधान का हिस्सा है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जब आरक्षण के प्रावधान रखे वो इसलिए रखे कि उस समय हमारे यहाँ सोशल डिस्पैरिटी इतनी अधिक थी, और एक पर्टिकुलर वर्ग था जिसका उच्च समाज द्वारा इतना अधिक शोषण किया गया कि उनका स्पेशल प्रतिनिधित्व करना आवश्यक था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसकी अवधि केवल 10 वर्ष रखी थी। हाँ। लेकिन पार्लियामेंट समय समय पर इसकी अवधि को 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाता रहा है, और जब से हमारा संविधान लागू हुआ है
तब से लेकर आज तक आरक्षण की नीति चलती आ रही है। मैं समझता हूं आपकी ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि आज की तारीख में क्या इस तरह आरक्षण जिस तरह का चल रहा है, क्या जिस ऑब्जेक्टिव से इस आरक्षण को लाया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाए हैं? अगर अचीव कर पाए हैं तो क्या इसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता है? इस पे विचार होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। और आज मैं समझता हूं कि आरक्षण जो चल रहा है उसके ज्यादा कारण पॉलिटिकल और वोट बैंक की राजनीति है, ना कि ग्राउंड लेवल पे उसकी इतनी आवश्यकता है। आज भी एक समाज का वर्ग ऐसा है जिसको आरक्षण का बेनिफिट नहीं पहुंचा, और एक वर्ग ऐसा है कि जो बेनिफिट लेने के बाद उनकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी है उनको भी आरक्षण का बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो डिजर्व करते हैं इसको या नहीं करते। हालांकि उनका समाज में स्थान बराबर हो चुका है, फिर भी वो आरक्षण का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ग जिनको उसका बेनिफिट नहीं मिला, उनको आज भी नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के हमें विचार करने की आवश्यकता है, और हमें ये देखना चाहिए कि जो वर्ग अभी भी शोषित है, क्या उनके लिए आरक्षण की आवश्यकता है। मैं समझता हूं इस पे सरकार को कोई कमेटी गठन करके या लॉ कमीशन के माध्यम से इस पर विचार करके लोगों के व्यूज लेकर इसकी कंटिन्यूटी पे सोचना चाहिए, और उसके लिए केवल राजनीतिक एंगल नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी इसमें चेंज भी लाया गया, प्रेजेंट सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण किया। मैं समझता हूं वो एक स्टेप है जो बहुत ही राइट डायरेक्शन में है। केवल कास्ट बेसिस पर ना होकर के जो इकोनॉमिकली भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, अगर उनको आरक्षण दिया तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन पूरे इलेक्शन सिस्टम का एज सच, पूरे आरक्षण सिस्टम का एज सच, क्या उसकी आवश्यकता है? आई थिंक सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और जो जनता जनार्दन डिसाइड करती है, जो व्यू आता है, उसको लेकर के संविधान में उचित संशोधन करना चाहिए। सिस्टम की आपने बात की, आरक्षण सिस्टम की आपने बात करी, सिस्टम का हिस्सा आप भी रह चुके हैं। सिस्टम में कहाँ खामियां दिखती हैं कि ये सब जो लूप होल्स है, ये सब आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये सुधार नहीं हो पा रहे हैं आज़ादी के इतने साल बाद भी? देखिए, आपने खुद ही कह दिया था कि ये वोट बैंक की राजनीति है, और मैं समझता हूँ इसका मुख्य कारण जो है वो वोट बैंक की राजनीति ही है, जिसके कारण आरक्षण इस हद तक बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो आरक्षण को 70 और 80% तक ले गई हैं। क्या वाकई में ही ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का या जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने का एक उचित माध्यम है? इसीलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर विचार की आवश्यकता है, और उस आरक्षण को आप कहां तक ले जा सकते हैं, किस हद तक होना चाहिए, जब तक इस पर पूर्ण रूप से, खुले रूप से विचार नहीं होगा और राजनीतिक आधार पर आरक्षण कंटिन्यू करते रहेंगे, तो वो लोग जो इसका ऑलरेडी बेनिफिट उठा चुके हैं, केवल उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, और जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं उनको शायद आज भी नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिल पाएगा। राजनीतिक मंशा जो है वो यहाँ पर संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, और जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, और वो इसकी जो दुष्प्रभाव है वो जनता झेल रही है। सर, आगे बात करें, संविधान के नीति निर्देशक जब हुए तब जो जानकार थे, जो उस वक्त लोग थे, उन्होंने समान आचार संहिता की बात करी थी। लेकिन अब जो देश है, जो आज़ादी के वक्त जो देश बटा ही धर्म के आधार पर था, और आज भी उस धर्म की राजनीति की बात होती आई है, मौजूदा समय में पर भी हो रही है। क्या समान आचार संहिता इस देश में लागू है? क्या सही तौर पर हम एक संविधान के अंदर में है या बहुविधान इस देश में चल रहा है? देखिए, जो वर्ड सेकुलर हमारे संविधान में इनिशियली यूज नहीं किया गया था। संविधान में जब 42वां संशोधन किया गया, उसके बाद संविधान की प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड यूज किया गया। लेकिन ये कहना कि उससे पहले हमारा संविधान सेकुलर नहीं था, एक गलत प्रपोजिशन होगी। हमारा संविधान इस वर्ड के बिना भी सेकुलर था, लेकिन हमने अपने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट चैप्टर में कुछ एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज किया हमारे स्ट्रक्चर को देख करके। आपने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम अक्सर क्या करते हैं, आज जब भी चर्चा होती है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमेशा रिलीजन के साथ, धर्म के साथ जोड़ते हैं। कुछ एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से डायरेक्टली लेना है, लेकिन ये कहना कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सरकार को ये कहा गया है कि समय आने पर, क्योंकि जब संविधान निर्माता थे वो इसको फंडामेंटल राइट भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल राइट नहीं बना के इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा कि जब उचित समय आएगा उस समय सरकार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, ताकि इनहेरिटेंस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड,
एडॉप्शन से रिलेटेड अगर इशू आते हैं तो सभी नागरिकों को समान रूप से वो लागू हो। ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर तो महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं है, दूसरे धर्म के अंदर महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं। बच्चों के एडॉप्शन की रीति अलग हो रही है, मेंटेनेंस के जो तलाक का जरिया जो है वो भी अलग अलग है धर्म के अंदर। तो जो बेसिक चीजें हैं जो बिना रिलीजन को टच किए हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाई जा सकती हैं, उसको लाया जाए। मेरा इस बात का पूरा मानना है कि अगर आप सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पे जाएंगे तो शायद इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी लागू होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप जो प्रैक्टिसेस हैं जो एक वर्ग के अंदर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ भेदभाव करती हैं, उसको दूर करने के लिए अगर आप कोई कानून लेके आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लॉ कमीशन ने भी इसके ऊपर विचार किया है। 2018 में लॉ कमीशन ने फुल फ्लेज रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन एक वर्किंग पेपर दिया। जो उन्होंने वर्किंग पेपर दिया, उस वर्किंग पेपर में लॉ कमीशन का कहना यह था कि अभी शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए समय उचित नहीं है। वो लॉ कमीशन का मत हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर फर्दर डिबेट की जरूरत है। आज अगर सरकार चाहे तो डिबेट करके और उसको फर्दर, अब नया लॉ कमीशन फिर से कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, शायद लॉ कमीशन को ये कहा जा सकता है कि वो अपनी एक पूर्ण रिपोर्ट इसके ऊपर सभी वर्गों के लोगों का कॉन्फिडेंस में लेकर के अपनी रिपोर्ट दे। अगर हम आज़ादी के 75 साल बाद जब हम स्वर्ण युग की बात कर रहे हैं और 100 साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, और अगर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो स्टेट के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और सिविल कोड करने की बात कर रहे हैं, हम रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफियर नहीं कर रहे। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए मुस्लिम लॉ के अंदर किसी की शादी होती है, निकाह होता है, तो निकाह की एक विधि है। वो विधि एडॉप्ट करने के बाद में अगर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि निकाह होने के बाद में आप उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के यहाँ कराएंगे और ये सभी धर्मों में लागू कर दिया जाए, इसमें क्या बुराई है? आप रिलीजियस से तो इससे आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप पहले दिन से फुल फ्लेज्ड स्केल पे लागू नहीं कर सकती हैं। अगर आप इसको स्टेजेस में लागू करती हैं तो मैं समझता हूँ किसी भी वर्ग को इसके ऊपर आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से इंटरफियर करेंगे तब शायद इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो अगर एक लॉ कमीशन नया जो आया है, अगर उसको ये दोबारा से विचार करके अपनी रिपोर्ट देता है तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में हम करके एक तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जैसे शादी की उम्र पर हम बात करें या तलाक की उम्र जो है, तलाक का जो जरिया है उस पर जो बदलाव करें, तो ये इस तरीके से भी हम एक समान कानून पर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इन बिट्स एंड पीसीज अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको एक अच्छा समाधान मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को चाहें कि पहले ही दिन से मैं सारी प्रैक्टिसेस चेंज कर दूं, वो संभव नहीं है। मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ, कुछ कुप्रथाएं थी, लेकिन जब वो चालू हुई, जब वो शुरू हुई तो उनको पूरे समाज ने माना। हमारे देश में सती प्रथा थी, आपने कानून के द्वारा ये अबॉलिश किया ना। क्यों किया? जब सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट चला उसके बाद ही हुआ। चाइल्ड मैरिज का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ था, चाइल्ड मैरिज को आपने अबॉलिश किया। कैसे किया? जब सोशल रिफॉर्मर आए और उन्होंने अपनी बात कही और लोगों को समझाया कि ये समाज की कुरीति है, ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह आज भी जो कुरीतियां समाज में फैली हुई हैं धर्म के नाम पर, और वो यूनिफॉर्मिटी विद रिगार्ड टू राइट्स ऑफ द चाइल्ड और द विमेन, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके आप सभी धर्मों के लोगों को बराबर का हक देने के लिए एक कानून लेके आते हैं, तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल सर, 3 तलाक भी बंद हुआ है हमारे देश में। बड़े जानकार हैं संविधान के आप सर। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये 2 शब्द हैं जो कि संविधान का हिस्सा है, क्या सही है? बिल्कुल, मैं समझता हूं जहां तक भारत का सवाल है, भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। तो और हिस्सा भी बनाना जरूरी था, क्योंकि खुद अंबेडकर जी ने ये बात कहा कि हमारा जो देश है उसका ये व्यवहार है कि हम एकजुट हैं, हम एकता के साथ हैं और सब धर्म और सबके साथ रहना ये हमारे व्यवहार में है। लेकिन व्यवहार के साथ संविधान में लिख देना ये कहाँ तक सही है? देखिए, संविधान हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, हमारा ग्राउंड नॉर्म है, हमारी बाइबल है, हमारी गीता है, हमारी कुरान है। सरकार के तीनों अंग जो संविधान में प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं उनके आधार पर ही कानून बनाते हैं। और अगर उस कानून को चुनौती दी जाती है, उसकी संवैधानिक वैधता को अगर
चैलेंज किया जाता है तो हमारे न्यायालय जो हैं उसकी व्याख्या संविधान की जो है वो भी जो संविधान में प्रिंसिपल लिखे गए हैं उन प्रिंसिपल्स के आधार पर ही करते हैं। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को, बेसिक स्ट्रक्चर को इसमें नहीं लेके आएंगे, जैसे सेकुलरिज्म को इवन हमारे केशवानंद भारती के केस में 1973 के जजमेंट में सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो अगर ये संविधान में नहीं लिखा होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन एक गलत तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर आपने उसके संविधान में परिभाषित कर दिया है तो संविधान को जब हम इंटरप्रेट करेंगे उसकी इंटरप्रिटेशन के समय में ये प्रिंसिपल न्यायपालिका को भी मदद करते हैं कि वो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है सबके लिए एक जैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसको अचीव करने के लिए, जो कि हमारी प्रियम्बल में लिखा गया है, ये इस तरह के वर्ड्स का यूज करना या संविधान में प्रयोग करना वो उसमें मदद करता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ लॉ सेक्रेटरी भारत सरकार के पीके मल्होत्रा जी थे। उनको आपने सुना और जाना कि संविधान को लेकर और जो चर्चा हमने उससे गंभीर सवाल किए उस पर एक सटीक जो जवाब उन्होंने दिया। उम्मीद है आपको वो बातें, उनकी जो समझ है वो समझ में आई होगी। लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।